नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हिंदुस्तान की 60% पैदा होने वाली नई आबादी वजन में कम है, 40% आबादी कुपोषित है। आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा अगर यही स्थिति रही? हर साल 10 लाख बच्चे जिस देश के मरते हो उस देश के लिए यह आपात स्थिति जैसी स्थिति है। और इसलिए आज के बिंदास में हम कह रहे हैं कि हमको कुपोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अभी इस विषय पर पहल की है। तो आज का 1 घंटा हम इसी विषय पर डेडिकेटेड करेंगे। हम चाहेंगे कि इस सामाजिक मुद्दे पर और राष्ट्रीय समस्या पर हम सब मिलकर ठोस चर्चा करें। पहले विस्तार से मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संस्थागत प्रसव अपनाने वाली और अपने बच्चे का टीकाकरण कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इस कदम का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर और बच्चा जच्चा के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। मोदी ने कहा कि सहायता से प्रसव से पहले और बाद में माता के लिए पोषण सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा, हम गर्भवती महिलाओं की वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी योजना शुरू कर रहे हैं। उन गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपए अंतरित हो जाएंगे जो संस्थागत प्रसव अपनाती है और अपने बच्चे का टीकाकरण कराती है। मोदी ने कहा कि ये योजना प्रसव से पूर्व एवं पश्चात माता के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के अलावा जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा काफी हद तक मातृ मृत्यु दर घटाने में मदद करेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत के लिए अच्छी रिपोर्ट दी है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट पर कुछ देर के लिए खुश हुआ जा सकता है कि बीते 2 दशकों के दौरान देश में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, परंतु अभी जो हालात हैं वे हमारी इस क्षणिक खुशी को गायब करने के लिए काफी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1990 में जहां प्रति 1 लाख शिशु जन्म पर मातृ मृत्यु दर 569 थी, वे 2013 में कम होकर 190 रह गई है। बीते 2 दशकों में इसमें करीब 65% की कमी आई है। लेकिन वहीं इसका दूसरा पहलू भी है कि प्रेगनेंसी संबंधी परेशानी और प्रसव के दौरान दुनिया भर में होने वाली मृत्यु में भारत की हिस्सेदारी 17% है, अर्थात भारत इस मामले में शीर्ष पर है। इसके बाद 14% के साथ नाइजीरिया का स्थान है। पिछले वर्ष वैश्विक मातृ मृत्यु के 1/3 मामले अकेले नाइजीरिया और भारत में आए। देश में 2013 में प्रति 1 लाख शिशु जन्म पर मातृ मृत्यु का 190 का आंकड़ा भी भारत सरकार के लक्ष्य से काफी ज्यादा है। सरकार ने 2012 में इसे 100 के नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ये विफलता दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मातृ मृत्यु दर में औसतन प्रति वर्ष 5.5% या उससे अधिक की कमी लानी है। परंतु आलम यह है कि भारत को पिछले 23 वर्षों में 4.5% का आंकड़ा छूने में ही पसीने छूट रहे हैं। यदि हालात ऐसे ही रहे तो 2015 तक मातृ मृत्यु दर के आंकड़े को 109 तक लाना कठिन हो जाएगा। भारत में प्रति वर्ष 26 मिलियन प्रसव होते हैं। इतनी तादाद में महिलाओं की मृत्यु चिंताजनक है। मौत की वजह स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त न होना, प्रसव के दौरान ज्यादा खून बहना और संक्रमण व प्रेगनेंसी के दौरान उच्च रक्तचाप का बना रहना है। वहीं शिशु जन्म के पहले या दौरान या बाद में उचित देखभाल नहीं होना भी मातृ मृत्यु का कारण बनता है। मातृ मृत्यु में उन मौतों को शामिल किया जाता है जो प्रेगनेंसी के दौरान या शिशु के जन्म के 42 दिन के भीतर होती है। इसे रोकने का कारगर तरीका यही है कि शिशु का जन्म अस्पतालों में कराया जाए, परंतु देश में ना तो पर्याप्त अस्पताल हैं और ना ही पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी। दूर दराज के इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। देश में 2005 में इसके लिए योजना चलाई गई थी, परंतु उसके परिणाम आशा अनुरूप नहीं रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में उत्तर प्रदेश और बिहार में 50%, राजस्थान में 41% से ज्यादा महिलाओं ने अपने घरों पर शिशु को जन्म दिया। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो कौशल पूर्वक प्रसव करा सके। परंतु यूनिसेफ की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की पाई गई है। यूनिसेफ की ही 2013 की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली भी इसके लिए काफी जिम्मेदार है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों की अनुपलब्धता और जरूरी उपकरणों, दवाओं की कमी। ऐसे में आज आवश्यकता बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए गंभीर कदम उठाने की है, जिससे कि प्रसव के दौरान महिलाओं को अकाल मौत से बचाया जा सके।
तो ये स्थिति है और इस स्थिति पर हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान मिलकर कुछ करे, क्योंकि 10 लाख बच्चे, कई देशों की आबादी 10 लाख होती है, हमारा 10 लाख बच्चे हर साल कुपोषण से मरते हैं, जो केवल 5 साल से कम उम्र के होते हैं। अगर हम उसके भी आगे जाते हैं तो यह आंकड़ा 17 लाख तक जाता है। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 40% बच्चे कुपोषित हैं और 60% बच्चे वजन कम या उनके सामान्य नैसर्गिक उनकी आयु या उनका शरीर नहीं बढ़ता है। हमारे साथ 2 विशेष अतिथि हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशा मल्होत्रा है, डाइटिशियन है, उनको नेशनल पुरस्कार अभी कुछ दिन पहले सरकार ने दिया है। साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है पायल बंसल जी। इन दोनों के साथ तमाम आप सारे लोग जो कि अपने घर से टीवी के सामने बस का बैठकर फोन के द्वारा और स्काइप के द्वारा हम तक जुड़ सकते हैं, और तमाम वो सोशल मीडिया के मित्र जो कुपोषण के हैशटैग के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। आपकी प्रतिक्रिया इस मिनट से विदाउट एडिट लाइव चैनल पर जाएंगी। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे साथ डॉक्टर के रूप में इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो सम्मिलित है डॉक्टर निशा। डॉक्टर निशा, आप कैसा देखती इस समस्या को? नमस्कार जी मिस्टर सुरेश, मैं सबसे पहले थैंक यू कहूँगी कि आपने न्यूट्रिशन के टीचर्स को ज़रूरी समझा और इस चीज़ को, इस मुद्दे को बहुत स्पेशली अलग से लेके हम लोगों को बुला के लिया। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज के टाइम पे नेशन को हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है और उसके लिए टीचर तो होना ही बहुत ज़रूरी है। कोई तो बताएगा, ये तो नहीं कि प्रेग्नेंट होगी तो वो वुमेन जाएगी और उसको पैसे मिलेंगे और गाइडेंस मिलेंगे। मैं कहती हूँ उससे पहले भी उसको गाइडेंस मिलेगी कि अगर तुम कंसीव करोगे तो हेल्दी होना चाहिए बॉडी, जिसमें बच्चे ने आना है, जिसमें उस औरत में इतनी ताकत होनी चाहिए, उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिशन उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि कुपोषण मतलब ही यही है, या कम खाना या ज़्यादा खाना। सिर्फ कम खाने को भी नहीं कहते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है तो उस वजह से पेरेंट्स बच्चों को क्या खिला रहे हैं या काम की भागदौड़ में चलकर वो अपना जंक फूड खाने में लगे हैं। ये सारा हमको पढ़ाना है, लिखाना है कि किस तरह से हेल्दी बनाना है इंडिया को, बहुत ज़रूरी है। पायल जी। सर, जो कुपोषण है वो हमारे समाज में एक बहुत बड़ी इस टाइम बीमारी के तौर पर बना हुआ है। कुपोषण से, जैसा कि आपने भी बताया और मेरा भी यही कहना है कि एक साल में जब हमारे 5 साल से कम उम्र के बच्चे 10 लाख से ज़्यादा की तादाद में मर रहे हैं, तो हम क्यों ना उसकी ओर एक अग्रसर होकर कदम सरकारी आंकड़ा है, अगर हम इसके फैक्ट में जाए तो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब हम इस ओर इतना तवज्जो देना चाहते हैं तो जो हमारे मोदी सरकार हैं वो हमारे भारतवर्ष के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो वो क्यों ना कुपोषण को भी एक मिशन बना दें। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने इस विषय पर जो पहल की है उसी के बाद हम इस कार्यक्रम को लेकर आपके सामने आए। हम आपको दिखाना चाहते कि मातृ मृत्यु दर कितना खतरनाक है। देखिए, दुनिया भर में गर्भावस्था और शिशु मृत्यु दर के दौरान होने वाली मौतों में 15% भारत में होती है, लेकिन नई योजना से इनमें कमी आने की संभावना है। भारत में 55,000 महिलाएं हर साल प्रसूति के दौरान अपनी जान गंवा देती है। समय पर चिकित्सा मुहैया कराकर और अच्छे खान-पान के जरिए इन्हें बचाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत करके अच्छा संकेत दिया। उम्मीद है कि इससे 3 करोड़ महिलाओं को सुविधा आसानी से मिलेगी। भारत पहले ही 2 बार मातृत्व मृत्यु दर को कम करने का मौका गंवा चुका है। देश में जच्चा बच्चा मृत्यु दर को कम करने का भारत पर पहले से ही काफी दबाव है। ऐसे में महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञ से अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। उच्च जोखिम वाली महिलाओं की पहचान आसानी से की जाने की जरूरत है, जिससे उन महिलाओं को आसानी से सभी सुविधाएं मिल सकें। अगर भारत में हर गर्भवती महिला की ठीक से जांच की जाए तो आसानी से जच्चा बच्चा की मौतों को कम किया जा सकता है। निजी डॉक्टरों और कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए, जिससे सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। भारत में मौजूदा मृत्यु दर 174 है, जबकि इसका लक्ष्य रखा गया है 103 का।
ऐसे में सरकार को तेजी से कार्य करना होगा। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और असम में ये ज्यादा है। ग्रामीण और शहरों की मृत्यु दर में अंतर है। भारत में संस्थागत डिलीवरी और स्किल्ड बर्थ में सुधार तो हुआ, मगर अभी सुरक्षित मातृत्व अभियान की सख्त जरूरत है। तीन में से एक माता प्रसव के पहले ही कुपोषित है, तो प्रसव के दौरान क्या होगा और प्रसव के बाद पैदा होने वाले बच्चा और खुद उस माता का क्या होगा। हमारे यहाँ पर जो भारतीय नारी होती है, भारतीय स्त्री है, ये इतनी उदार होती है कि पूरे घर के खाने के बाद वो अपने लिए सोचती है। ऐसी माता, प्रेम तो उसका बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति बहुत है, लेकिन जो पेट में बच्चा है वो अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर जब हो जाता है तो उसकी ये गलती हिंदुस्तान की कल के पीढ़ी को भुगतने पड़ती है। और इसलिए उनमें इसका ज्ञान, जानकारी और प्रत्यक्ष मदद देना जरूरी है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर, हम बताना चाहते हैं जो कुपोषण से बच्चे मरते हैं सबसे ज्यादा तो स्टाफ का जो है ना, इसमें कमी है। जो हॉस्पिटलों को ज्यादा सुधारा जाए, जितने भी हॉस्पिटल हैं गांव के, उनको सबसे एम्बुलेंस नहीं है, या उसके लिए ज्यादा पहले देश में इसी को सुधारा जाए हॉस्पिटलों को। और स्टाफ की कमी है, और स्टाफ को पूरा किया जाए तो ये जितने भी कुपोषण से बच्चों की डेथ वगैरह हो रही है, ये नहीं हो पाएगी। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। मैं सुशांत बोल रहा हूँ छिबरा मुंह से। हाँ, सबसे पहले तो सुरेश जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को इस टीवी डिबेट में रखा है। ये वाकई बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से ये कुपोषण आज भी भारत में बना हुआ है और इस मुद्दे को बिंदासपुर में रखा गया है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को इस विषय में बहुत गंभीर होकर सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ विशेष इस तरफ भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा जैसी स्थिति है। इतने लोग तो हमारा किसी आपदा भी नहीं मरते। जब देश में तूफान, सुनामी आता है या उत्तराखंड जैसी त्रासदी होती है, तब हम इतना राष्ट्रीय शोक और राष्ट्रीय पहल करते हैं। उससे भी कितना खतरनाक है। आतंकवादियों ने, बल्कि युद्धों ने भी जितने लोग हमारे नहीं मारे, उतने कुपोषण से मरते हैं। तो क्यों ना हम इसके खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान चलाएं, क्यों ना दर्शक और हम सब मिलकर इस पर पहल करें। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं कुपोषण पर बोलना चाहता हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, और आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा सर। मैं इंदु भूषण बाली बोल रहा हूँ सर। अब तो कभी भी आइए। मैं सर आपसे कई मैंने मेले भेजी हैं, आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शनिवार शाम को बिंदास बोल में जिस दिन लाइव हूँ, उस दिन सुदर्शन में आप 5 बजे आइए। मैं आने वाले हर व्यक्ति को उस दिन मिलता हूँ। आपका उस दिन स्वागत रहेगा। आज के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं दिल्ली से मुझे वापस भेज दिया सर, मिलने नहीं दिया आपसे। क्या कहना चाहते हैं आज के मुद्दे पे? सर, कुपोषण बहुत बुरी चीज है और मैं आपका फ्रेंचाइजी हूँ सर। मैंने आपसे बात भी करनी है अलग से मिलकर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपका आज के मुद्दे पर? चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया। हमारे साथ डॉक्टर निशा जी है। डॉक्टर निशा जी, इस प्रकार की जो आपने आपके पहले संबोधन में कहा था कि बहुत बार लोगों को यह पता नहीं होता कि वो जो खा रहे हैं वो कुपोषण उससे बढ़ सकता है और उसको ऐसा कुछ खाना चाहिए जिससे न्यूट्रिशन जो सारे तत्व है वो शरीर में प्रॉपर तरीके से जाए। जी, आपने सुरेश जी बहुत अच्छी बात कही कि माता में ये होता है कि मैं सबसे बाद में खाऊं और परिवार को खिलाऊं। बिल्कुल। अब क्या खिलाना से पहले यही भावना घर घर जाके क्या हम पिता, बेटा, बहन, भाई सबको भी सिखा सकते हैं, सास ससुर सबको सिखा सकते हैं कि ये फीलिंग आप में भी आनी चाहिए कि आप पहले बहू को खिलाइए, आप घर की बेटी को पहले खिलाइए, क्योंकि इसके साथ एक जीव और भी है। और ये ज़रूरी, ये बहुत हमारे डॉक्टर निशा जी, अगर आप देखेंगी पहले तो हिंदुस्तान में जब महिला गर्भवती हो जाती थी तो उसके रिश्तेदार जब उसको मिलने आते थे
तो उसको ऐसे पोषक आहार लेके आते थे। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो मेथी के लड्डू, तमाम प्रकार के ड्राई फ्रूट, ऐसी ऐसी चीजें उसके लिए लाई जाती है जो चीजें उसके लिए पोषक हो। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, अब तो लोग फैशनेबल चीजें लेकर आते हैं। अब तो गर्भवती महिला के फैशन शो होते हैं, मतलब उसके अंदर पल रहे शिशु के ऊपर ध्यान देने के बजाय बाहर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये जब मैं बच्चा हुआ और चीज़ें लाई, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ही 40 दिन के बाद खबर मिली, पॉजिटिव हुआ, बच्चा आया है, उसी टाइम से ही खाने के डॉक्टर के पास लेके जाएं। खाने के डॉक्टर हॉस्पिटल में इतने बढ़ा दो कि वो उनको पता लग जाए, वो जाके ये ज्ञान बांटें, फिल्म, पोस्टर, किसी के भी थ्रू से, कि जैसे ही आपको ये खुशखबरी मिलती है आप आइए, हम बताएंगे पहले 3 महीने में आपको ऐसा क्या खाना है जिससे उल्टियों में भी आपको ऐसा पोषण मिले जो कि सीधा बच्चे को जाकर लगे। क्योंकि पहले 3, ये नहीं है कि 5-6 महीने के बाद उसके हाथ पैर बने और ये सब कुछ होगा तो आप खाना शुरू करेंगे। पहला डाइजेशन, कि ऐसी चीज़ें खाएं, चाहे रोटी सब्जी, कोई इसके लिए फैशनेबल, आपने ठीक कहा, फैशनेबल चीज़ों की भी ज़रूरत आजकल है, वो भी नहीं ज़रूरत है। सिंपल से खाने को, सब्जियों को उबाल के उसका पानी पी लें, और बड़े अच्छे घर में सूप कहा जाएगा, सीधे से गांव में उसको सब्जियों का पानी कहा जाएगा। दाल उबाल के दाल का पानी पी लीजिए, क्योंकि दाल खाएंगे। समस्या अगर हम देखते हैं तो गांव में भी है और शहरों में भी है, बिल्कुल है। ये एजुकेशन, ये नहीं कि गांव के तो चलो मुद्दों को हमने जिम्मा ले लिया, पर ऐसे घर के जिम्मे हम नहीं लेते, क्योंकि उन्हीं के घर के ही इंसान अपने आप जिम्मे लेते हैं। पर ये एजुकेशन हर इंसान को, कहाँ से, स्कूल में बच्चों को, बच्चों की टीचर्स को, बच्चों के माँ बाप की मीटिंग करो, उनको बताओ कि तुम, अगर वो एक बच्चे की कारण आएंगे स्कूल में और लेक्चर सुनेंगे तो उनको अगले आने वाले बच्चे के लिए भी ज़रूरी लगेगा कि हमें न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, डाइटिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हमें पहले ही इतना ताकतवर बच्चा लाएं कि आते ही उसके बाद उसको बुखार नहीं हो रहा, इन्फेक्शन नहीं हो रहा, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं हो रहा, ये चीज़ों से वो पहले ही बच जाए। बिल्कुल। और ये केवल किसी पड़ोसी के बच्चों की बात नहीं है, हिंदुस्तान के आने वाले कल की बात है। और इसलिए हिंदुस्तान का कल, जो हमारा हिंदुस्तान की आबादी कल रहेगी, वो अगर 60% कमजोर है तो आप दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे, कैसे आप शत्रुओं के सामने इस देश को बचा के रखेंगे। जो 40% है उनके ऊपर भी सांस्कृतिक आक्रमण से लेके व्यक्तिगत करियर से लेके तमाम प्रकार के कितने लालच है, कितने प्रतिशत इस देश के काम के लिए बचेंगे। और इसलिए 100% पर प्रयास करना जरूर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आज हम आपके सामने मुद्दा लाए हैं हिंदुस्तान के कल को बचाने के लिए। यह केवल किसी के, जिसके घर में बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, वो तो है ही, लेकिन यह राष्ट्रीय समस्या है। और इस राष्ट्रीय समस्या पर हमको, राष्ट्र ने मिलकर, पूरे समाज ने मिलकर, हर व्यक्ति ने मिलकर सोचने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसी पहल की है जिससे यह मुद्दा लोगों के सामने आया है। अपने राष्ट्र को संबोधन में उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना लाई है। तो क्यों ना हम इस अभियान में पूरा देश जुड़ जाए। पहले भी कुछ लोग काम कर रहे, लेकिन अब इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाया जाए। क्या है शिशु मृत्यु दर और उसकी स्थिति, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है, हर साल 5 साल की उम्र से कम 10 लाख बच्चों की मौत होती है भारत में। जी हां, हमारे यहाँ 10 लाख बच्चे 5 साल की उम्र में ही मरने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने कई सवाल हैं।
अब तक की सरकारों ने चाइल्ड मृत्यु दर को कम करने पर कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं। भारत बाल मृत्यु दर के मामले में नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे है। बांग्लादेश में मृत्यु दर 48 प्रति हजार है तो भारत में 67 प्रति हजार है। भारत में इतनी बड़ी शिशु मृत्यु दर के लिए कुपोषण जिम्मेदार है। भारत में लगभग 55% बच्चे कुपोषण का शिकार है। माता के कुपोषित होने पर बच्चा शुरू से ही प्रभावित होता है। इससे पता चल रहा है हमारे आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। फिर कैसे भारत महान बन पाएगा? कैसे भारत युवाओं का देश कहलाएगा? हमारी माएं ही जब स्वस्थ नहीं हैं तो हमारे बच्चे कैसे स्वस्थ होंगे? भारत में 55% महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं। गर्भवती महिलाओं में करीब 50% में खून की कमी होती है, जिससे बच्चा भी एनीमिया का शिकार हो जाता है। जन्मजात वजन में ही कमी होती है। ऐसे में बच्चे का विकास तो प्रभावित होगा ही। कई राज्यों में शिशुओं के वजन की समस्याएं गंभीर हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे बच्चों की संख्या करीब 55% है। राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही दशा है बच्चों की। कुपोषण की वजह से बच्चा कई बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिनमें रतौंधी, अधूरा मानसिक विकास, शिक्षा में अरुचि और कद का छोटा होना। यही नहीं, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को $46 बिलियन का नुकसान होगा 2030 तक। विश्व भूख सूचकांक में भारत 79वें नंबर पर है। ऐसे में महिलाओं को भूख से बचाना होगा। माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देखना चाहती, पर ना तो उसके तन में दूध और ना घर में पकाने के लिए खाना होता है, तो वो मजबूर हो जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इन पर आगे तेजी से कार्य करना चाहिए। कुपोषण से बच्चों की स्मरण शक्ति बाधित होती है। कुपोषण हमारी भावी पीढ़ी को कमजोर बना रहा है। कुपोषण मानवीय और आर्थिक विकास दोनों को रोकता है। इसके कारण मानवीय विकास में 11% की कमी आती है, जबकि हमारे घरेलू सकल उत्पादकता में 5.1 की कमी आती है। वैसे इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारत विकास में नए आयाम लिख रहा है, लेकिन कुपोषण के मारे बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। भाई साहब, चौहान जी जय हिंद। बोलिए। हेलो, अरे चौहान जी जय हिंद। बोलिए। भाई साहब, मैं मनोहर सिंह राठौर मध्य प्रदेश उज्जैन जिले से बोल रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि जी, मैं ये बोलना चाह रहा था आपको कि सर के प्रचार प्रसार अगर जितना ज्यादा होगा इस पे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि गांव तक, मैं एक्चुअली गांव से बोल रहा हूँ, तो गांव तक ये क्या है कि बार बार सिटी में इधर तो प्रचार हो जाता है, लेकिन गांव तक प्रचार नहीं हो पाता है। बहुत तो अच्छा मुद्दा आपने कहा है, क्योंकि गांव में और खास करके वनवासी आदिवासियों में ये संख्या सबसे ज्यादा है। हम ऐसे 2 राज्यों के किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर जिनको लोग वनवासी आदिवासी कहते हैं उनमें अगर जाएंगे तो ये संख्या उनमें ज्यादा है। हालांकि शहरों में भी है, लेकिन गंभीरता वहां ज्यादा है। हमारे साथ पायल जी है। पायल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा ऐसा लगता है कि इस देश में 2 देश बढ़ते हैं। एक है इंडिया, जिसको खाने के बाद उसको हजम करने के लिए हजमोला खाना पड़ता है, और दूसरा है वो भारत, जिसको खाना नहीं मिलता, इसलिए कुपोषण का शिकार होता है। सर, मेरा ये मानना है सुरेश जी कि अगर हम इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं, पॉलिटिकल सब्जेक्ट बना के मोदी सरकार इसको एक अभियान के तौर पे शुरू करे, जिससे लोगों में जागृति आए, जगह जगह पे मेडिकल चेकअप कैंप लगाए जाएं, लोगों को, चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं। हमारे देश में जब कोई मुद्दा राजनीतिक बनता है तो क्या होता है, सरकार काम करना चाहती है, राज्य में हो, केंद्र में हो, किसी भी दल की हो, और कोई भी दल विपक्ष में हो, सरकार काम करना चाहेगी, विपक्ष कुपोषण के आंकड़े लाना चाहेगा। ये देश की समस्या है। केवल सरकार ने हैंडल करने की जरूरत नहीं है, समाज के हर व्यक्ति ने हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि ये कल का हिंदुस्तान है। उससे ये होगा कि हर व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा कि सरकार हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम जगह जगह हर एरियाज में, स्लम एरियाज में, रिच एरियाज में अपनी कैंपिंग करेंगे, लोगों को जानकारी देंगे कि आपको इस खाने से ये फायदा है, ये नुकसान है, आपकी सेहत के लिए ये अच्छा है, तो एक बहुत नेचुरल सी बात है कि उसका उन पे असर जरूर आएगा। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस का भी मानना है कि अगर हम इसको मोदी जी इसको एक अभियान के रूप में शुरू करेंगे तो ये कुपोषण हमारे देश से खत्म हो सकता है।
पीछे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में एनालिसिस किया गया कि हमारे देश में बहुत ज्यादा तादाद में वो बच्चे हैं जो भूखमरी से मरते हैं। भूखमरी से मरने का रीजन ये है कि पैसे को भी एक पॉलिटिकल रीजन और सामाजिक तौर पे यूज किया जाता है। वो पैसा उस सही जगह पे इस्तेमाल नहीं होता जहां पे उसको जरूरत होती है। बिल्कुल। इस प्रकार अगर हम उन चीजों को मुद्दा बना करके समझ करके उसको हम उस ढंग से पेश करें जिससे हमारे नागरिक उसका फायदा उठा सकें, तो मैं समझती हूँ कि जरूर हम कुपोषण वाली समस्या को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि पीछे राजीव टंडन जी ACF के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस चीज को बहुत ज्यादा पीछे अपने लेक्चर्स में प्रोत्साहित किया। तमाम लोगों ने इसको उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुद्दा केवल कुछ लोगों के घर का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये समझने की जरूरत है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आपकी बात को रखें। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश चौहान जी बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ सुरेश जी। हाँ, हेलो। चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि कनेक्ट होते ही अपनी बात को कंटिन्यू कहें। कुछ सेकंड डिले टीवी पर आएगा तो आप बात नहीं कर पाएंगे। हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं कुपोषण से जुड़े हुए बच्चों से और माताओं से जुड़े। जन्म देने वाली प्रति 10,000 महिलाओं में से मरने वाली महिलाओं की संख्या को मातृ मृत्यु दर अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। चाहे मृत्यु गर्भावस्था से संबंधित कारणों से हुई हो या गर्भपात कराने के बाद 42 दिन के भीतर हुई हो। भारत में जन्म देते समय प्रति 1 लाख महिलाओं में से 301 महिलाएं मौत के मुंह में चली जाती हैं। विकसित देशों में बच्चे के जन्म के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या 20 से कम है। राज्यों के मध्य अंतर बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इस चुनौती पर काबू पाने के लिए तत्काल ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विशेषतः दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आपातकालीन स्थिति में देखरेख के लिए यातायात के साधनों के अभाव में पहुंचना बड़ा मुश्किल है। प्रसव के दौरान लगभग 30% महिलाओं को आपात सहायता की आवश्यकता होती है। समस्त प्रसवों में से केवल 35% प्रसव ही डॉक्टर द्वारा कराए जाते हैं। केवल 15% प्रसव नर्स, AN, दाई या महिला स्वास्थ्य विजिटर के द्वारा कराए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में 69% से अधिक प्रसव किन्हीं संस्थाओं में कराए जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 30% प्रसव ही संस्थाओं में कराए जाते हैं। मां के स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान बच्चे की पौष्टिक स्थिति उसकी मां की पौष्टिक स्थिति से प्रारंभ होती है। गर्भावस्था या प्रसव से संबंधित जटिलताओं से मरने वाली महिलाओं की संख्या विकसित देशों में 2800 में से 1 और भारत में 100 में से 1 है। जीवित बची माताएं गर्भावस्था या प्रसव के दौरान आने वाली जटिलताओं के कारण या तो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाती हैं। मां के जीवन को बचाने के लिए आपात प्राथमिक सहायता देना अत्यंत आवश्यक है। अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख गर्भपात राज्य से कराए जाते हैं। अध्ययन से पता चला है समस्त मातृ मौतों से लगभग 10% मौतें गर्भपात से संबंधित जटिलताओं के कारण होती हैं। अन्य 20% महिलाओं की मृत्यु खून की कमी के कारण होती है। आपात प्राथमिक सुविधाओं केंद्रों तक पहुंचने में महिलाओं को सहायता की आवश्यकता होती है। जीवन बचाने के लिए महिलाओं को आपात सहायता उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी देना एक संकटपूर्ण कार्य है। महिलाओं को आपात गर्भनिरोधक गोली के बारे में ये जानना आवश्यक है कि चिकित्सीय ढंग से गर्भपात कराना कानूनी है और ऐसी सेवाएं कहां उपलब्ध हैं। प्रसव पूर्ण सहायता केंद्र, सुरक्षित सेवा संस्थाओं में जाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने में पुरुषों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर निशा जी के पास चलते हैं। निशा जी, किसी भी परिवार के लिए, किसी महिला के लिए, वो गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्ग हो, किसी भी देश में हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, उसके लिए बच्चा होना कितना आनंददायक, सुखदायक होता है। ना हो तो उसके लिए कितने जतन किए जाते हैं। लेकिन जब बच्चे के ऊपर कुपोषण जैसी स्थिति आती है तो ना केवल महिला के लिए, पूरे परिवार के लिए वो एक सदमा होता है।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत मतलब एक बच्चा आने से उनका पूरा वंश चलता है और वो वंश ही ब्रेक हो जाता है। आगे क्या करेंगे जब बच्चा ही उनके हाथ से फिसल जाता है, और वो भी अपनी ना नॉलेज होने के कारण, अपने ज्ञान ना होने के कारण। और जो ज्ञान बड़े आराम से बांट सकते हैं, ज्ञान के टीचर्स हैं, और आराम ये से हमारे यहाँ पर बना पहली जो सकते समाज हैं। व्यवस्था थी, जो घरों की भी व्यवस्था थी, घरों में बुजुर्ग होते थे, दादा दादी, नाना नानी, इनका भी उपयोग होता था। आज की जो न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, विभक्त परिवार होते जा रहे हैं, इनमें कोई किसी को ज्ञान देने के लिए है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ों की जो हम लोग अब इतना पढ़ने के बाद भी बड़ों की नॉलेज का पूरा रिगार्ड करते हैं। जो उनका ज्ञान था बिल्कुल वो पहले से ही, वो तो घर के नुस्खे से ही बच्चे की लूज मोशन, बच्चे का कॉन्स्टिपेशन, सौंफ डाल दीजिए, मोटी इलायची डाल दीजिए, जिससे ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते थे, ना डॉक्टरों पास जाना पड़ता था, ना दवाइयाँ खानी पड़ती थी, ना खर्चा होता था। उन्हीं के ही हमारी वो रेमेडीज से बिल्कुल ठीक हो जाते थे और शक्तिशाली हो जाते थे। बिल्कुल उनको मालूम है इस टाइम इस ठंड है तो ये खिलाना है जच्चा को, ये खिलाना है बच्चा को। पूरा ज्ञान उनका वो इतना पढ़ने के बाद भी हम अभी उसका घर के रिगार्ड करते हैं। नुस्खों के बजाय डॉक्टरों के क्लाइंट बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बिल्कुल। और ये क्लाइंट अगर बनाना है, पैसों को छोड़ के हर इंसान को क्लाइंट बनाएं। हर फैमिली में जाके, हमारे तक नहीं कोई पहुंच सकता, हमें भी ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप बने और हमें ऐसे पूरा पुश किया जाए जिससे हम पहुंचे उन तक, हम परिवार तक पहुंचे। हम नहीं चाहते कि हमारे पास आके हमारे क्लिनिक में पैसा दीजिए और रश कीजिए, नहीं, हमें ऐसे मौके दीजिए कि अब हम कुछ लोगों को तो क्लिनिक तक पहुंचना भी डॉक्टर निशा जी संभव नहीं है। इस देश में ऐसे भी परिवार है, हमने खुद ऐसे परिवार आंखों से देखे हैं, जिनके बच्चों के माँ के सीने में, छाती में तो छोड़िए, उस कहीं पर भी दूध नाम की चीज उसने देखी ही नहीं है। अगर सुरेश जी कहीं ना कहीं हमारे, मान लो दिल्ली की ही अगर मैं बात करूं, तो इतनी एनजीओज यहाँ पे काम कर रही हैं, इतने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर हम उनमें भी इस जागरूकता को लाएं कि वो जगह जगह इस चीज़ को एनजीओ के ज़रिए लोगों में इसका प्रचार करें कि आपके लिए ये डाइट ठीक है, आपको ये खानी है। बेशक वो कम पैसा खर्च करने वाले लोग हैं या ज़्यादा पैसा, उनके मुताबिक उनको एटलीस्ट जानकारी दी जाए ताकि उन्हें ठीक और अच्छा और बुरा गलत समझ आ सके। तो उस चीज़ से हमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। पोस्टर लगाइए, मतलब फिल्में बनाइए। मेन बात यह है कि हमारी पहले पब्लिकली हम अपने लोगों को जानकारी दें और फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करें उस चीज़ को, ताकि बहुत जो छोटे छोटे स्लम एरियाज हैं, अब स्वच्छ भारत अभियान को ही लीजिए, हमारी एनजीओ ने उसके लिए बहुत काम किया। हम छोटी छोटी बस्तियों में जा के उनको सिखाते हैं अपने घर को सामाजिक अभियान के तौर पर ही सारे विषयों को लेके जाने की आवश्यकता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार चौहान साहब। हाँ हाँ जी, आपने जो ये आज कुपोषण का मुद्दा उठाया है हमारे इसमें, तो इसकी सभी का दायित्व है हमारा इसको दूर करने का। जैसे कि हमारी जितनी भी आशा वर्कर बहनें हैं जो गांव में लगा काम करती हैं, इनको साथ लेकर के निगरानी कमेटी बनाए, और जैसे अम्मा कैंटीन है या किसी कोई भी कुपोषण को दूर करने के लिए वहाँ सभी को न्यूट्रिशन दिया जाए, और निगरानी कमेटी के अंदर जैसे डाइटिशियन है या स्वास्थ्य विभाग से कोई और, तो इस प्रकार की कोई कमेटी बना करके गांव के आदमियों की, तो इसमें जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं हमारे गांव की या शहर की या मोहल्ले की किसी कहीं की भी, उनके ऊपर विशेष ध्यान देकर के वो डाइटिशियन का हमें करना चाहिए, उनका प्रबंध करना चाहिए कि उनको कितना अच्छा भोजन देना चाहिए, और उनके स्वास्थ्य की रेगुलर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। चलिए, शायद कॉलर संपर्क टूट गया। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास पहुंचा।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कुपोषण का, जो कि 10 लाख बच्चों को, ये मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, 10 लाख बच्चे हर साल केवल 12 महीने में मृत्यु पाते हैं, वो भी 5 साल के अंदर के कुपोषण की। उसके बाद के आंकड़ों को जोड़ा जाए तो 17 लाख बच्चे जिस देश में कुपोषण से मरते हो, उस देश का भवितव्य कितना चिंताजनक हो, सोचना गंभीर है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए कॉलर के पास चलते हैं अगले। जय हिंद, बोलिए, आपको क्या कहना है? कुर्बानी जी बोल रहा हूँ सर, मोहल्लापट्टी गजरोला अमरोहा यूपी से सर। हाँ, मेरा ये कहना है सर, जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ जो ये सामान देती हैं खाने के लिए, तो ये जानवरों को खिलाया जाता है, बच्चों को खिलाया जाना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये सामान बच्चों के लिए ही है और बच्चों को ही इस सामान को खिलाना चाहिए, जबकि लोग पशुओं को खिलाते हैं सर। क्यों ऐसा? पशुओं को ऐसा सामान नहीं खिलाना चाहिए जिससे सरकार 1 किलो पे 20 से 25 या 50 रुपए खर्च कर रही है, उसे हम वो हमारे बच्चों के लिए है और हम उसे पशुओं को खिला रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि इतना खर्च करने के लिए उस पर कोई कमेटी बनाए या लोगों को इतना जागरूक करे कि लोग उसे पशुओं को ना खिला करके, जानवरों को ना खिला करके अपने बच्चों को खिलाए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, बोलूं? हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हरिओम। हाँ, मैं पहली तो बात है कि आपको वंदन करता हूं कि अच्छे अच्छे मुद्दे लाते हैं। दूसरी बात है कि ये जो पहली वाली परंपरा थी उसमें घर में दूध इत्यादि हुआ करता था, छाछ दही लिया करते थे। आज इसे परहेज करवा करके ये विज्ञापनों ने बिगाड़ डाल दिया है, इससे कुपोषण स्वाभाविक हो गया है। और पहले जो है, जो इन देसी तरीकों से अच्छे ढंग से प्रसव होता था, उसको ये नकार रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गलत तरीका बनाया जा रहा है। हमारे भारत देश में जो पुरानी परंपरा थी उसे फिर दोबारा लाया जाना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। मैं राजस्थान के बाड़मेर से बोल रहा हूँ श्रीमान। हाँ, अपने एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन है, इसमें मतलब भारतीय आयुर्वेदिक तरीके से जो भी इलाज होते हैं, दादी नानी के नुस्खे, उनको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों का जो कुपोषण और बच्चे की माता का जो कुपोषण है उसके बारे में मतलब एक पूरा बहुत अच्छा सुझाव है आपका, बहुत अच्छा सुझाव है इस कॉलर का। डॉक्टर निशा जी के पास चलते। डॉक्टर निशा जी, ये पहले हम देखते थे कि अस्पतालों में केवल दवाइयाँ बेचने पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, अब आप जैसे लोगों को बिठाया जाता है। ये भारतीय आयुर्वेद की और भारतीय जीवन शैली को स्वीकारने के तरफ एलोपैथी जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी इस चीज़ पर जोर नहीं दिया जाता कि हमारे यहाँ पर जो पुरानी परंपरा में घरों में खाना खिलाया जाता था, खास करके गर्भवती महिला को, उस पर जोर देने के बजाय डॉक्टर लोग मेडिसिन पर जोर देते हैं। मेडिसिन पहले जब शुरू की थी बनानी, तो फूड को ड्राई करके पाउडर लाके देते थे कि जल्दी से पहुंच जाएगा। तो क्यों ना हम उसी फूड को खाएं जिसको कि मेडिसिन फॉर्म में। हमें ये ज्ञान देना है कि मेडिसिन कोई अलग से केमिकल से बन के नहीं आ रही हैं, या केमिकल से बन के आ रही हैं तो हमारे लिए अच्छी नहीं है, घातक हैं। तो क्यों ना हम नेचुरल खाना खाएं, क्यों ना हम सब्जियों, दाल, दही, दूध, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। अगर आप किसी गेस्ट को, मैं तो सिंपल सी बात कहूँगी, आप किसी गेस्ट को अपने घर बुलाते हैं तो क्या उसको रोटी और सब्जी से भेज देते हैं? उस दिन तो आप कहेंगे हम राजमा भी बनाएंगे, पनीर भी बनाएंगे, दही भी बनाएंगे, सलाद भी काटेंगे। तो क्या बताना चाहते कि हम बहुत परफेक्ट हैं? तो मैं कहती हूँ यही परफेक्टनेस अपने घर से शुरू कीजिए। पहले उनको ऐसा खाना दें कि हर खाने में आपके दाल होनी चाहिए, सब्जी, दही,
तो दूध, सलाद, जरूरी नहीं है दही हम कहें कि इसमें बहुत बार घर का नाक का सवाल और प्रतिष्ठा का सवाल दिखावा ज्यादा होता है, लेकिन घर के व्यक्ति के लिए जरूरी आवश्यकता को नहीं देखा जाता। वही ये नाक का सवाल है कि अगर हम घर के अपने 5 इंसान को अगर हमने हेल्दी कर दिया, तो हर घर अगर ऐसे करने लगा तो नेशन तो अपने आप हेल्दी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है हमको कि हमें इसके लिए भी बाहर जाके हर चीज़ को, आप ही सोचिए, आप एक उंगली से, मैं ये बहुत एग्जांपल देना हर एक को देना चाहती हूँ और देती भी हूँ, एक उंगली से आप किसी को थप्पड़ जैसा दर्द नहीं दे सकते। अगर आप एक मुक्का मारे तो उसके दांत भी निकल आएंगे, किसी को चोट भी लग जाएगी। तो इस मुक्के में ताकत है, इसमें है दूध, रोटी, सब्जी और दाल, सब्जियां, फ्रूट और फैट, शुगर। मतलब हमें अपने खाने में हर चीज़ को डालना चाहिए ताकि हम डिजीज़ को पूरे धक्के से दूर कर सकें। ये नहीं कि एक ही चीज़ का खाना खाया, ये सब्ज़ी बची है, चल थोड़ी सी तुम ले लो, माता को, बच्ची की माँ को कहो या चलो ये मैं खा लेती हूँ या आलू खा लेती हूँ। क्यों? हर सब्ज़ी, हम आलू पे पैसा खर्चते हैं, उसके साथ की जो सब्ज़ी मेथी है, हम क्यों ना उस पर ज़्यादा पैसा खर्चें और मेथी ज़्यादा और आलू कम डालें ताकि हरी सब्जियाँ अंदर जाएं। बिल्कुल। और अब हम ये भी देखते हैं, हालांकि मैं उन गरीब लोगों को ये उदाहरण नहीं दे रहा हूं कि जहां पर खाने के ही लाले हैं, लेकिन मध्यम वर्ग और कुछ उच्च वर्गों में भी मेकअप पर महिलाएं ज्यादा खर्च करती है, लेकिन पेट के अंदर के बच्चे पर कम। आपने गरीब का कहा, देखिए हर एक का जब ये खाने का आप डॉक्टर पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपके बजट के हिसाब से ही बताई जाएगी। कोई फर्क नहीं, आप बेफिक्री से अगर आप कहेंगे हमारी इनकम 1000 है, 2000 है, 5000 है, तो हम उसमें भी अपना न्यूट्रिशन डाल सकते हैं। उसके लिए पैसा केवल डॉक्टर की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं मेंटेलिटी की बात बता रहा हूँ। हाँ कि जी सुरेश जी, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कमी है जागरूकता में। अगर हम जागरूकता पैदा करें लोगों में, भोजन है, हमारा जो आहार है, ये हमारा प्राथमिकता का 1 नंबर का मुद्दा होना चाहिए। हाँ जी, इम्पोर्टेंस उसकी होनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें कोई भी दवाई देता है, लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। डॉक्टर ने दवाई दी है, ये लेनी है, इसको टाइम से खाना है। बेशक उस दवाई से आपको लूज मोशन लग जाए, मगर डॉक्टर ने दी है तो खानी है। अगर हम अपने फूड न्यूट्रिशंस को मेडिकली तरीके से ट्रीट करें कि डॉक्टर दवाई दे रहा है, उसकी बजाय हम न्यूट्रिशियस फूड लें, तो मुझे लगता है कि वो हमें डॉक्टर की दवाई से 60 से 70 गुना ज्यादा फायदा कर सकता है। प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर। हम बीमारी क्यों हुए, डॉक्टर पास क्यों जाए, हम प्रिवेंशन कर लें, इतनी ताकत ले आए कि हमें बीमार ही ना होना पड़े। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ, जो आप ये टॉपिक के बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि उसको व्यसन ये सब बहुत ज्यादा होता है, उसके पास जैसा हाथ में पैसा आया गलत जगह पर यूज कर देते हैं। बिल्कुल, नेट पैक डालेंगे लेकिन बच्चों को नहीं खिलाएंगे। अकाउंट में पैसा आए और हाथ में पैसा ना आए। बिल्कुल, धन्यवाद। डॉक्टर साहब के पास चलते, हम देखते हैं कि कुछ देशों में बच्चे राष्ट्रीय संपदा के तौर पर संभाले जाते हैं, यहाँ तक कि उनका खान पान, उनका माँ बाप का भी बच्चों के साथ व्यवहार, ये भी राष्ट्रीय कानून और चिंता के साथ किया जाता है। तो अब हम इसका मतलब बच्चा कितना इम्पोर्टेंट पिलर है फ्यूचर का, कितना जरूरी है। कुछ देशों में तो इतना ज्यादा सख्त है कि माँ बाप को भी बच्चों को ठीक से ना संभालने के कारण सरकार सजा देती है। क्यों? अगर हम एक जन को लाए हैं संसार में तो ला के छोड़ना तो काम नहीं है। अगर तुम्हारे पास समय है तो इस बात को सोचो, नहीं तो ये तो नहीं कि ला के उसको छोड़ दिया कि तुम फ़ोन करके होम डिलीवरी से खाना मंगवा लो, हम काम कर रहे हैं। अगर काम कर सकते हैं तो इस शर्त पे करें कि घर पे दाल सब्ज़ी बना के जा रहे हैं कि बच्चा पीछे आके गरम करके उसको रोटी के साथ खा तो सके, ना कि वो फ़ोन करके मुझे ये बर्गर खाना है, ये सबवे खाना है। ऐसी चीज़ों के नंबर ही नहीं दिए जाएं। जब हमारे फ्रिज में चॉकलेट पड़ा होगा तो बच्चा वो खाएगा, अगर फ्रिज में फ्रूट पड़ा होगा तो फ्रूट खाएगा। उन घरों का भी क्या, जिन घरों में फ्रिज भी नहीं है, फ्रिज तो क्या खाने के लिए अन्न नहीं है, उन घरों में
तुम खेलते रहो, बच्चा नहीं मांग रहा, अच्छा है, नहीं, उनको भी खेल के बाहर खींच के लाओ, कोई बात नहीं। अगर हम 4 कप चाय पीते हैं, उसकी बजाय में आधा कप दूध, थोड़ा सा दूध, ताकि उसको दूध की इम्पोर्टेंस तो पता लगेगी। बिल्कुल। एक दिन उसको दूध जब सामने आएगा, उसको तब वो पिएगा तो सही उस दूध को। बिल्कुल। पायल जी, पहले जो पेड़ पौधे और उन पे लगने वाले जो फल होते थे वो एक तरीके से राष्ट्रीय संपदा माने जाते थे। हम देखते थे कि हम जब स्कूल जाते थे तो रास्ते में किसी के खेत से भी जाते हुए जो फल का उसका बगीचा होता था, उसके मालिक कहता था कि तोड़ के यहाँ जितना खाना है खाओ, साथ में लेके जा सकते। तो हमारे स्कूल में अगर 700 बच्चे थे तो 700 के 700 बच्चे आते समय स्कूल में डिफरेंट बगीचों से आते थे और मनसोक्त खाते थे जितना उनको खाना है। कभी ये नहीं कहा गया किसी भी व्यक्ति के द्वारा। लेकिन क्या ये व्यापारीकरण अब इतना हावी हो गया कि अब तो दूसरों के बच्चों को छोड़िए, अपने बच्चों को भी वो नहीं कहते बाजार में जाके पहले पैसा लाना है उस फलों से। बिल्कुल ठीक बात है सुरेश जी, आपने जो बोला कि पैसा हमारे देश में एक बहुत बड़ा कारण ऐसा का मुद्दा हो गया है, बन गया है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल। धन्यवाद, आप दोनों का आभारी हूँ, तमाम कॉलर का भी आभारी हूं कि आज के ऐसे सामाजिक मुद्दे पर भी आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर भी कुपोषण हैशटैग के साथ कई लोगों ने अपनी बात को रखा है। ये मुद्दा, ये समस्या केवल एक कार्यक्रम से खत्म नहीं होने वाली। हम चाहते हैं कि इस पर एक पहल हो। इस विषय पर जब मैं एक कार्यक्रम के लिए रिसर्च कर रहा था तो जो आंकड़े आए वो इतने धक्का देने वाले थे, इतना दुख देने वाले थे कि इसको राष्ट्रीय आपदा के तौर पर, इमरजेंसी के तौर पर तुरंत लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारे सामने कई समस्या है, इतनी समस्या है कि हर समस्या इमरजेंसी जैसी भी है। लेकिन कल्पना करिए किसी देश के 17 लाख बच्चे एक साल में अगर मरे तो 10 साल में उसके 1.25 करोड़ बच्चे कम पैदा होते हैं। और आप जनसंख्या अनुपात के तुलना में अगर कहेंगे तो लेकिन मरने वालों में तो कोई महापुरुष और बड़े बड़े वीर शूर भी हो सकते हैं, इसको हम क्यों बोल रहे हैं। और फिर जो बच जाते हैं उन बचने वालों में 60% अपने शरीर की पूरी तरीके से विकास नहीं कर पाते। तो ऐसा देश क्या करेगा, कैसा होगा कल का हिंदुस्तान। क्या हम केवल विदेशी कंपनियों के लिए बाजार बना रहे या शत्रु को भी खौफ पैदा होने वाले शूरवीर बना रहे, जो कि हिंदुस्तान की पहचान थी। हमें गंभीरता के साथ इस समस्या को लेना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने मन में, हृदय में, आत्मा में ये भावना जगाने में तो निश्चित तौर पर कामयाब हुए होंगे कि बच्चा किसी दूसरे का नहीं, हमारे राष्ट्रीय संपत्ति का हिस्सा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।